बहुत सारे लेखकों ने अलग अलग विषयों पर अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, लेकिन सप्रे संग्रहालय का जिक्र शायद हर लेख में है, तो वो सिद्ध होता है कितना महत्वपूर्ण कार्य विजयदत्त श्रीधर जी ने किया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस संग्रहालय का एक पार्ट कलेक्शन उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला निधि विभाग को डोनेट दिया था, जो कि हमारे यहाँ पर्सनल कलेक्शन में संग्रहित है। और जिन पर एक किताब का संपादन करने का मुझे गौरव मिला, जो भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का संरक्षण वर्षों से कर रहे हैं विजयदत्त श्रीधर जी। और यह एक संयोग है कि हमारे पूर्व कुलपति और देश के जाने माने मनोवैज्ञानिक, बल्कि देश क्यों समूची दुनिया में अगर 10 मनोवैज्ञानिकों की सूची बनाई जाए तो उसमें एक नाम प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी का आता है। आप देखेंगे इस किताब में जो खंड विभाजन है उसकी दृष्टि मुझे राम बहादुर राय से मिली। राय साहब ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए किताब के संपादन का दायित्व मुझे दिया था। कृष्ण बिहारी मिश्र जी पर वह किताब प्रकाशित हुई थी और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल कृष्ण त्रिपाठी जी ने उसका लोकार्पण किया था। उसमें भी श्रीधर जी थे, मंगला अनुजा जी थी। तो उसमें खंड विभाजन वो राय साहब ने एक दृष्टि दी थी कि कैसे हो। तो इसमें भी एक खंड है उनके कृतित्व का, कि किस तरह से उनका जो रचनात्मक अवदान है। एक खंड बातचीत का है, और अवदान करने वालों में राम बहादुर राय भी हैं। जब भारतीय पत्रकारिता कोश आया था तो 2 अनायास स्तंभ से 2 बार राय साहब ने उसका संपादकीय टिप्पणी की थी, आलोचना की थी उसकी। तो अच्युतानंद मिश्र जी का इस पर लेख है, उमेश चतुर्वेदी का लेख है, अरविंद कुमार सिंह का लेख है। अरविंद कुमार सिंह भी सभागार में है। तो एक तो बड़े जो इस देश की जो बड़ी मेधाएं हैं, उन्होंने इनके अवदान को, इनके रचनात्मक अवदान को, इनके इतिहास बोध को समेटा है। इसके अलावा जो चिट्ठियों का खंड है, आज जो लोग यह किताब खरीद पाएंगे, बाहर स्टॉल लगा है प्रलेख प्रकाशन का, तो उन्हें 40% की छूट के साथ वह किताब उपलब्ध होगी। तो मित्रों, एक चिट्ठियों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसमें जो नारायण दत्त जी के पत्र हैं, संयोग से नारायण दत्त जी के कुछ पत्र हरिवंश को जो लिखे गए हैं वे भी मेरे पास हैं। हरिवंश जी को 3 दिन के लिए मैंने वर्धा में बुलाया था, और उस समय नारायण दत्त जी और के बहुत सारे पत्र, धर्मवीर भारती के पत्र, उसका जीरोक्स हरिवंश जी ने मुझे दिया था। उसका भी कभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सीख सिखावन भरे जो पत्र हैं, एक कैसे एक संपादक को या एक संग्रहालय के संरक्षक को, संयोजक को, एक बड़ा नारायण दत्त जी, बताइए, कन्नड़ भाषी व्यक्ति और इतना बड़ा पत्रकारिता की सारस्वत मेधा वह व्यक्ति था। तो यह किताब कुल मिलाकर के विरल सारस्वत साधना की कड़ी में ही इसे देखा जाना चाहिए। और प्रलेख प्रकाशन ने एक बड़ा काम किया है शिनाख्त परियोजना का। इस कार्य के जिस भूमिका को पूरी तरह से आज तक निभाते आ रहे हैं, उसके जो नायक हैं वो आदरणीय पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने ये बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, जो कि कई दृष्टियों से श्रीधर जी के कार्य का मूल्यांकन और उसका एक प्रकार का अवलोकन करने का उपक्रम शुरू किया। मित्रों, हिंदी पत्रकारिता कई पड़ावों को पार करते हुए आज बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है, और उसके बहुत सारे कारण हैं, यह समय उसकी चर्चा का नहीं है। लेकिन उस पूरे इतिहास को हृदयंगम कैसे किया जाए और कैसे उसको सजोया जाए, अगर एक उदाहरण देखना हो तो आप ज़रूर, यदि न गए हों तो सप्रे संग्रहालय जाएं, और वहाँ पर आप जीवित पाएंगे कि हिंदी पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ और उसमें क्या क्या अड़चनें आईं और कौन कौन से परिवर्तन हुए। विजयदत्त जी ने उसको बाकायदे 2 खंडों में उस पूरे इतिहास को तैयार करके प्रकाशित भी किया है। उनकी कई भूमिकाएं हैं सक्रिय पत्रकार के रूप में, और मेरा ख्याल है कि आंचलिक पत्रकार नाम का कोई और पत्र शायद नहीं है जो एक ख़ास तरह की
भूमिका को अदा करता है। मैं इस मौके पर विजय दत्त जी को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि वो इसी तरह सक्रिय रहें। अभी वो बता रहे थे कुछ नई योजनाओं को लेकर के वो काम कर रहे हैं। पत्रकारिता आज के माहौल में, लोकतंत्र के माहौल में विशेष रूप से हमारे जीवन को बड़ी गंभीरता से प्रभावित करती है और उसका रचनात्मक कार्य भी है। एक ज़माना था जबकि साहित्य और पत्रकारिता बड़े आस पास थे और बहुत सारे ऐसे लेखक, ऐसे विचारक जो कि साहित्य में भी थे और पत्रकारिता में भी थे, उनकी बड़ी लंबी श्रृंखला है और हिंदी का यह गौरव है कि इस तरह की परंपरा यहाँ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो चर्चा होगी उसमें विजय दत्त जी के माध्यम से हम हिंदी पत्रकारिता से भी रूबरू होंगे। समय की सीमा निर्धारित है, इसलिए मैं अधिक न बोलूँगा और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तरह की जो क्रिटिकल, एक तरह की आलोचनात्मक दृष्टि जो पत्रकारिता की होनी चाहिए, जो लोगों को चेताए, समाज को भी, सरकार को भी, और ये भूमिका जो लिखित समाचार पत्र है उसकी बड़ी होती है। मैं समझता हूँ आज भी उसकी महत्ता है और इस काम को कैसे बढ़ाया जाए। और हिंदी की जो चुनौती है वो कई प्रकार की है। वो अभी समय नहीं है कि उसके ऊपर बात किया जाए, लेकिन कभी उस पर चर्चा होनी चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कैसे हस्तक्षेप हो सकता है, क्या हस्तक्षेप हो सकता है। हम लोगों का जो संस्कार बनता है वो अपने माता पिता और गुरुओं से बनता है। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी कार्यकर्ता, और जब गांधी जी ने ये लक्ष्य रखा कि भाई सब लोग राजनीति करेंगे तो फिर देश का काम कौन करेगा, तो उन्होंने रचनात्मक कार्यों को चुना और कांग्रेस छोड़ दी। नागपुर जेल से छूटे, सीधे गांधी जी का आशीर्वाद लेने वर्धा गए और उसके बाद फिर उन्होंने कभी पूरे ज़िंदगी में किसी से ये नहीं कहा तुम ऐसे वोट देना या ऐसे मत देना। वो खुद वोट देने जरूर जाते थे लेकिन कभी किसी के लिए कहा नहीं। और यही कारण था कि हमारे नरसिंहपुर ज़िले में कोई भी राजनीतिक दल या नेता ऐसा नहीं था जो चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने के पहले उनका आशीर्वाद लेने ना जाता हो। वो सबको सलाह दे, जो पूछता था उसको सलाह दे देते थे, लेकिन कभी राजनीति में उन्होंने रुचि नहीं रखी। उसके बाद पंडित सुंदरलाल श्रीधर मेरे पिताजी, और एक बहुत बड़ी घटना के साक्षी थे वो। हम लोगों को लगता है कि हम भी शायद उसमें इतिहास के हिस्से बन गए। ये गांधी जी का एक ऐतिहासिक दौरा हुआ था 1933 के आखिरी महीने में। वो उसे इतिहास हरिजन दौरे के रूप में याद करता है। तो 1 दिसंबर 1933 को महात्मा गांधी इटारसी से करेली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। अच्छा, गांधी जी इसलिए महान थे क्योंकि उनका देश की जनता के हाथ पर नब्ज था, समाज की धड़कनें समझते थे, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करते थे और तीसरे दर्जे में लोगों के बीच में बैठते थे। ये उनकी जानकारियों को मुझे लगता है असली सोच था इस हिंदुस्तान को समझने का। तो जब वो 1 दिसंबर 1933 को करेली रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वहाँ से उन्हें अनंतपुरा जाना था। ये सागर जिले में देवरी के पास एक गांव है जहाँ खादी और कुटीर उद्योग का काम होता था, अस्पृश्यता उन्मूलन का काम होता था, बिना किसी नेता के। उस गांव के सभी लोग कार्यकर्ता बन गए थे। तो गांधी जी को लगा कि इनका हौसला अफजाई करना चाहिए, इनको सम्मान करना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए। तो गांधी जी गए। तो करेली से बरमान घाट, एक नर्मदा का बड़ा प्रसिद्ध घाट है, वहाँ तक वो मोटर से गए। वहाँ उन्हें नाव से उस पार जाना था और फिर वहाँ से आगे एक दूसरी मोटर से वो अनंतपुरा जाते। जैसा उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर काम करने वाले केवट होते हैं मल्लाह, हमारे ज़िले में वो ढीमर होते हैं। वो तो एक ढीमर नाव लेके खड़ा था, लेकिन उसने कहा कि पहले वो गांधी जी के पाँव पखारेगा, जैसा केवट ने भगवान राम के सामने शर्त रखी थी।
गांधी जी बड़े सनातनी थे, आस्थावान थे, और उनका धर्म संकट ये था कि नर्मदा तो हमारी माँ है, हम देवी मानते हैं, पूजा करते हैं, मन्नत मानते हैं, तो नर्मदा मैया के जल से पाँव कैसे पखारने थे। तो वहाँ हमारे यहाँ नर्मदा के तट पे बहुत सारे सन्यासी रहते हैं, बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े अधिकारी, रिटायर हो गए वो आके वहाँ उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और एक छोटी सी झोपड़ी बना के वहीं भजन पूजन करते हैं, अध्यात्म के में लगे रहते हैं। तो एक बुजुर्ग सन्यासी ने कहा कि गांधी जी ऐसा करिए कि आप पहले नर्मदा मैया की पूजा कर लीजिए तो आपका धर्म निभ गया, और फिर उस केवट को अपना काम कर लेने दीजिए, वो ढीमर को, तो उसका भी बेचारी जिद पूरी हो जाए। ऐसा हुआ। परात में नर्मदा का जल भर के गांधी जी के पांव पखारे गए, और वो उनका जो चरणामृत था पूरे घाट पे जितने लोग मौजूद थे उनके बीच में प्रसाद की तरह वितरण हुआ उसका। हमारे पिताजी उसके चश्मदीद गवाह थे, उम्र उस समय कम थी, लेकिन बहुत ऐसे लोग बच्चे 10 छांटे गए थे जिनकी चाल बहुत तेज हो। तो मोटर से, गांधी जी की मोटर के दोनों तरफ वो आड़े डंडे पकड़ के ये लोग चल रहे थे। ये ड्यूटी लगी थी कार्यकर्ता से साधारण से। तो उससे लगा कि ये गांधी जी की जनमानस में छवि थी। उस समय को सोशल मीडिया नहीं था। आज के नेताओं चाहे लोग अपने लाइजन वाले या पीआर करने वालों को साथ लेके नहीं चलते थे, कैमरे नहीं चलते थे, लेकिन लोकमानस में गांधी की छवि उस समय लोक देवता की हो चुकी थी। ये घटना का एक बड़ा भारी दृष्टांत है ये। तो ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ भी बहुत पढ़ने वाली। तो घर में हमने जब होश संभाला था तो 5 अलमारियाँ किताबों से भरी देखी थी, जिनमें विषय की विविधता भी बहुत थी। फिर हम लोग अध्यापक, उसमें गुरु जी होते थे, और कोई किसी का सरनेम श्रीधर है, किसी का कुछ है, लेकिन वो सब पंडित जी कहलाते थे। पंडित मतलब ज्ञान, उसका जन्म से कोई राज निष्ठा नहीं था। तो वो अध्यापक जो सिखाते थे, तो माता पिता ने ये सिखाया कि कभी भी कर्ता होने का भ्रम मत पालना। ईश्वर का धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें किसी कार्य के लिए निमित्त बना दिया, इससे अधिक तुम्हारे हक में कुछ नहीं है, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं है। और गुरुजन ये सिखाते थे कि यदि आप में ये क्षमता है कि आप एक बड़ी टीम बना सकते हैं तो आप किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस सप्रे संग्रहालय के कारण मुझे देश में यश मिला, विदेशों में भी मेरा संपर्क हुआ, वो सप्रे संग्रहालय वास्तव में भारत के 1000 से अधिक विद्या अनुरागी परिवारों की उपलब्धि है, क्योंकि उनके यहाँ जो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक के जो सामग्री जमा थी, राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर, वो धरोहर उन्होंने बड़े भरोसे के साथ सप्रे संग्रहालय को सौंपी। और सबकी एक साझा चिंता थी उसमें कि ये जो कागज़ है, या जिसके पन्ने पीले पड़ गए हैं, झरझर हो रहे हैं, यदि जोर से उठा लो तो पापड़ के तरह टूट जाते हैं, उनको अगली पीढ़ियों तक कैसे पहुँचे। तो पहली बात तो ये कि माधवराव सप्रे का नाम क्यों आया। माधवराव सप्रे के नाम पे अभी गौड़ साहब ने बताया, माधव सप्रे के नाम पर यहाँ एक ग्रंथ दीर्घा बनाई गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, और वो इसलिए कि देश जाने वो नव जागरण में जो हिंदी पट्टी का नव जागरण था, जो लगभग आधा हिंदुस्तान बनाता है, उसमें नव जागरण के अग्रदूत थे। माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, ये ऐसी विभूतियों के निर्माता माधवराव सप्रे थे। हिंदी को पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे ने दी। हिंदी में समालोचना शास्त्र का विकास माधवराव सप्रे ने किया। हिंदी को अर्थशास्त्र की शब्दावली माधवराव सप्रे ने दी। 1905-06 में हिंदी विज्ञान कोश छपा काशी नागरी पिछड़ानी सभा से। तो उसमें जो 7 खंड बनाए गए थे, उसमें अर्थशास्त्र वाले खंड की जो जिम्मेदारी थी वो माधवराव सप्रे को दी गई। उस समय 1315 शब्द प्रचलित थे अंग्रेजी में अर्थशास्त्र संबंधित। सप्रे जी ने बंगाली और मराठी 2 और इनके अध्ययन करके उसमें 2120 शब्दों का निर्माण किया। तो इस तरह का काम करने वाले, फिर वो ये समझते, बहुत उनमें एक पारखी नज़र थी, जैसे कहते हैं पारस, लोहे को भी छू ले तो वो सोना बन जाए। तो उनमें एक परख करने की क्षमता थी कि ये कौन व्यक्ति है, इसको जो नौजवान हैं, ये होनहार नौजवान हैं, इसको किस दिशा में प्रवृत्त किया जाए। मखनलाल चतुर्वेदी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में, लिखते थे, तुकबंदियाँ करते थे, लेकिन एक निबंध प्रतियोगिता की माधवराव सप्रे ने,
ये हिंदी केसरी के माध्यम से, जिसके कारण माधवराव सप्रे को गिरफ्तार किया गया था राजद्रोह के आरोप में। वो किसी हिंदी संपादक की पहली गिरफ्तारी थी राजद्रोह के आरोप में। तो वो विषय था उस निबंध प्रतियोगिता का स्वदेशी आंदोलन और बायकाट। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध प्रथम स्थान पर रहा। उस निबंध को पढ़ने के बाद सप्रे जी को लगा कि इस नौजवान में एक आग तो है, इसको ज़रूरत है कि उस सही दिशा में यदि प्रवृत्ति कर दिया जाए। पत्र व्यवहार के माध्यम से उन्होंने उनका एक कैसे मानसिक परिष्कार किया। और जब वो इटारसी में 1911 में पहली बार दोनों आमने सामने हुए तो माधवराव सप्रे ने उनसे सीधा सवाल किया कि माखनलाल, मुझे राष्ट्रीय कार्यों के निमित्त तुम्हारी बलि चाहिए। मुझे लगता है ये सवाल बहुत जटिल है। और 1-2 मिनट का सन्नाटा रहा और माखनलाल जी ने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। यह जो संबंध गुरु शिष्य का बना, तो आप देखिए माखनलाल चतुर्वेदी पहले प्रभा, बाद में कर्मवीर इनके संपादक के रूप में, एक महाकवि के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित चिंतक के रूप में, आज़ादी की लड़ाई के बड़े सेनानायक के रूप में, जो हमारे तिरंगे झंडे की पहली जो प्रतिष्ठा हुई थी, वो झंडा सत्याग्रह जैसे कहा जाता 1933 में हुआ था, उसके तो सेनापति माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। द्वारका प्रसाद मिश्र को तो उन्होंने एक पत्र लिख के तुषार कांति बोस जी के पास भेजा, अमृत बाजार पत्रिका, जो अपने समय में मध्य हिंदुस्तान का सबसे अच्छा अखबार हुआ करता था, कि ये होनहार नौजवान हैं, इनको अपने यहाँ पत्रकारिता का प्रशिक्षण दें और 50 रुपये महीने वजीफा भी दें। ऐसे 1 साल की ट्रेनिंग लेके द्वारका प्रसाद मिश्र आए, श्री शारदा के संपादक हुए, लोकमत 16 पेज का दैनिक समाचार पत्र जबलपुर से निकला था 1930 में, उसके संपादक हुए। फिर सारसी नाम का उन्होंने पत्र निकाला, कृष्णाई के रचयिता। अब देखिए कैसा विस्फोट होता है इसका। 1916 में जबलपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में सेठ गोविंददास, जो एक बहुत बड़े संपत्ति के स्वामी थे, उनके दादा राजा गोकुलदास, तो उन्होंने देखा कि नौजवान में बहुत ललक है और हिंदी में रुचि भी बहुत है इनको काम करने की। उन्होंने पता कर लिया उनके बारे में सब और धीरे से उससे कहा कि गोविंददास, तुम्हारे परिवार में इतनी संपत्ति है कि अगली 7 पीढ़ियों तक कोई एक नए पैसे की कमाई ना करे, और खर्च करो रोज़ मनमाना तो भी 7 पीढ़ियों तक कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन सोओगे, जागोगे, खाओगे, पियोगे, मर जाओगे। ये जीवन का अर्थ नहीं है। और आप देखिए हिंदी की सेवा में उन्हें प्रवृत्त किया तो सेठ गोविंददास अनन्य हिंदी के रूप में राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित थे। इसलिए हम लोगों को लगा कि इस संस्थान का नाम माधवराव सप्रे जी के नाम पर रखा जाए। ये एक प्रकार से हमारा कृतज्ञता का ज्ञापन भी था। और दूसरा, जिसे दादा बनारस चतुर्वेदी कहते श्राद्ध, अपने पुरखों का श्राद्ध, सही श्राद्ध यही होता है, और वो हम लोगों ने करने की कोशिश की। इस तरह माधवराव सप्रे जी को हम लोगों ने इस रूप में चुना। एक बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ, जब हम जबलपुर में एक परिवार है, गुरु परिवार, कामता प्रसाद गुरु हिंदी के व्याकरणाचार्य, उनके बेटे रामेश्वर गुरु अंग्रेजी के बहुत अच्छे पत्रकार, हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार और गणित के आदर्श अध्यापक। उनके यहाँ बहुत सामग्री थी, 2 कमरे भर के सामग्री थी उनके यहाँ। जब हम एक पत्रकारिता के इतिहास, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता लिख रहे थे, तो तथ्यों के संदर्भों के देखने में और तथ्यों के प्रति परीक्षण के चक्कर में बहुत सारे मध्य प्रदेश पर घूमे। जब गुरुजी के पास गए तो लगा कि हर बहुत भंडार है यहाँ के इनके पास। लेकिन धीरे धीरे बातचीत होने में ये समझ में आया, गुरुजी की भी चिंता ये है कि इस सामग्री का अब होगा क्या। तो हम लोग उस समय मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ था, ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के उन्नयन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए हमारे पंकज जी बैठे, इनको तो उसका पुरस्कार भी मिला था माखनलाल चतुर्वेदी के नाम का। उससे एक छवि तो बन रही थी कि ये लोग कुछ गंभीर काम करने वाले पत्रकार हैं। तो बातचीत साझा हुई और तय ये हुआ कि एक छत के नीचे इसको इकट्ठा कर दिया जाए। गुरुजी ने एक बड़ा टेढ़ा सा सवाल किया। वो सीधा नाम लेते थे, बोले कि विजय ये बताओ, तुम्हें लोकप्रिय होने की बीमारी तो नहीं है? तो अपनी समझ कुछ बात आई नहीं। मैंने उनसे कहा, गुरुजी आप पहेलियाँ मत बुझाओ, सीधे पूछो। तो कह रहे नहीं, लोकप्रिय यदि हो गए तो मान लो हम तुम्हें सब सामान दे दें तो नष्ट कर लोगे। फिर अपनी बात समझ में आ गई तो मैंने, गुरुजी आप जितने कठोर हो, आपकी कठोरता के काफ़ी किस्से हैं जबलपुर में, मैं उस कठोरता से आगे थोड़ा उद्दंड भी हूँ।
ये सामग्री कहीं नष्ट नहीं होने पाएगी, और जो नष्ट करने की भी गलती से भी कर बैठेगा उसके साथ बहुत व्यवहार करेंगे, आप फिक्र मत करो जाए। क्योंकि उनका कहना था कि ये सामग्री हमारे घर में रखी है तो हमारी संपत्ति नहीं है, तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं तो तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये अमानत है उन पीढ़ियों की जिन्हें अभी पैदा होना है। हम लोगों ने कोशिश की, आज सप्रे संग्रहालय में 1,66,224 किताबें हैं, 30,000 शीर्षक से ज़्यादा कई भाषाओं के समाचार पत्र पत्रिकाओं की फाइलें हैं। आपको दिल्ली या बम्बई में टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की उनके भंडार में भले ही आपको धार्मिक या साप्ताहिक हिंदुस्तान ना मिलें, लेकिन सप्रे संग्रहालय में मिल जाएंगे। तो वहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तानी मिलेगा, वहाँ धर्मयुग भी मिलेगा, वहाँ दिनमान भी मिलेगा, सरस्वती मिलेगी, कल्पना मिलेगी, वहाँ विशाल भारत मिलेगा, मधुकर मिलेगा, चांद मिलेगा, सुधा मिलेगी, सहेली मिलेगी, वहाँ कल्पना मिलेगी, वहाँ विज्ञान 1915 में शुरू हुई थी हिंदी में विज्ञान की पहली पत्रिका, आज भी निकल रही है, उसकी पूरी फाइल मिल जाएगी। विदेशों के भी बहुत सारे अखबार मिल जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, संस्कृत, इन भाषाओं में तो अपार भंडार है। बाकी भाषाओं की भी कुछ ना कुछ चीज़ सब चीज़ें हमारे यहाँ सब संदर्भ सामग्री उपलब्ध है। 3,000 से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपि 1512 की है। राहु सांक्रात्यायन समेत लगभग 350 महापुरुषों के पत्राचार भी है वहाँ। एक पत्रों किताब पर एक पर हम लोग काम कर रहे हैं नारायण दत्त जी की। वो नारायण दत्त जी नवनीत के संपादक थे और प्रेस ट्रस्ट फीचर के भी संपादक थे। उन्होंने खुद विवाह नहीं किया था, लेकिन इतना बड़ा परिवार बनाया था। ये एक छोटे भाई उनके ये बैठे हैं, हरिवंश जी, गणेश मंत्री, विश्वनाथ सचदेव, ये उनके छोटे भाई हैं। ऐसा बड़ा परिवार है उनका। तो हम लोग उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी मानते हैं, क्योंकि एक विश्वविद्यालय जितना नहीं सिखा पाता आज का, उतना नारायण दत्त जी हम लोग सिखाया करते थे। जब वो आपने जिक्र किया भारतीय पत्रकारिता कोश, तो एक बार उन्होंने देख लिया, जब उसका छपा तो दोबारा भेज देख लिया, फिर गलती निकाल दी। बोले अब इसका पेपर बैग छपवा लो, क्योंकि ये तो बड़ी महंगी किताब है, पेपर बैग में सस्ती हो जाएगी, विद्यार्थियों को काम आएगी। पेपर बैग छपा, फिर बोले एक बार और भेज देना, एक बार और हो सकता है कि गलतियाँ निकली हों। तो हमने उनसे कहा कि दादा हमसे कोई गलती हो गई क्या, वो और कितनी बार देखोगे? तो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या समाज की तरफ से कोई आपके पास आवेदन लेके गया था कि आप किताब तैयार करो? मैंने कहा नहीं। तो कह लगे या तो करो मत, और करो तो परिशुद्ध करो। ये उनका सिखाने का, इन लोगों को तो अंदाज है। विश्वनाथ सचदेव जी ने एक निबंध लिखा ब्रह्म बांधव उपाध्याय पर, नहीं बंदोपाध्याय पर। अब वो निबंध में कुछ तस्वीर गलती हो गई, तो नारायण दत्त जी ने उनको चिट्ठी लिखी कि भाई तुम्हारे यहाँ जो वो है विद्या भवन की जो लाइब्रेरी है, उसमें मुख्य जो केंद्रीय कक्ष है उसमें 4 खंडों की एक किताब है, वो नेशनल बिब्लियोग्राफी है एक, उसमें ब्रह्म बांधव जी के बारे में जरूर कोई जिक्र होगा। तो भाई जब छाप रहे हो तो पहले पढ़ के देख तो लेते कि जिसमें तथ्यों की गलती ना हो, क्योंकि यदि गलतियां हमारे प्रकाशन में चलती गई तो उसका एक सिलसिला बन जाएगा। ऐसी बहुत सारी सीख उन्होंने दी थी। तो ऐसे एक बहुत, तो ये भरोसे की जो पूंजी सप्रे संग्रहालय ने कमाई, उसके कारण 1,000 से ज़्यादा परिवारों ने अपनी धरोहर सप्रे संग्रहालय को सौंपी और हम लोग उसको सुरक्षित किए हुए हैं। 40 बरस हो गए हैं। इस अवधि में 1,238 शोध छात्रों ने सप्रे संग्रहालय की संदर्भ सामग्री का उपयोग करते हुए PhD और D.Litt की उपाधियाँ हासिल की हैं, शोध प्रबंध पूरे किए हैं। और PhD और D.Litt दोनों जितने की ऐसी मंगला जी यहाँ बैठी हुई हैं। इन्हें आई थी PhD करने, फिर तब से भाग नहीं रही हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अब D.Litt भी कर चुकी हैं। एक और किस्सा हुआ यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक शोध छात्रा जापान की थी, उसको PhD करना थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका पंजीयन हुआ था। उसको देखना था कि पुरानी जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता से पहले जो स्त्री चेतना थी, उसमें महिलाओं की पत्रिकाएँ जो थी उनकी क्या भूमिका रही, ये विषय था उनका। अब वो ढूंढती रही सामान, इलाहाबाद भी गई, काशी भी गई, लेकिन संतुष्ट नहीं हुई। तो उसे निराश हो गया, उसने कहा हम वापस जा रहे हैं। तो दोस्ती हो जाए, बच्चों में ज़्यादा जल्दी दोस्ती होती है नई उम्र के बच्चों में। तो साथ वालों ने जिनसे दोस्ती हो, उन्होंने कहा अब इसको फेयरवेल देते हैं। तो काफ़ी हाउस में दिल्ली में इकट्ठे हो गए।
काफ़ी हाउस तो खाने पीने का जगह अड्डा नहीं होता, वो तो बैठक का अड्डा होता है। हमारे राम मनोहर लोहिया की बैठकें तो बड़ी प्रसिद्ध रही हैं काफ़ी हाउस की। तो वहाँ देखा तो वहाँ एक इंडिया टुडे पड़ी थी जिसके पन्ने पलटे समय पास करने के लिए। तो सेंट्रल स्प्रेड सपने संग्रहालय में 2 पेज का एक फीचर था, उसमें जो बीच में बॉक्स बना देते हैं संपादक लोग उसको हाईलाइट के तौर पर, उसमें उसे गृहलक्ष्मी नाम की पत्रिका दिखे जिसे उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे पूरा पढ़ा और कहा भाई अब आप लोगों की फेयरवेल कैंसिल, आज का बिल भी हम चुकाएंगे, हम जापान नहीं जा रहे, भोपाल जा रहे हैं। और उसकी पीएचडी पूरी हो गई। विदेशों से भी विद्यार्थी आते हैं, काम करते हैं, ख़ास तौर से बच्चियों के लिए। हमारे यहाँ लड़कों से ज़्यादा सिंसियर यदि पीएचडी वगैरह काम कोई करता है तो बच्चियाँ कर रही हैं। उनके लिए एक ऐसी छत हो गई है, वो उन्हें अब कहीं भटकना नहीं पड़ता है, एक ही जगह बैठ के उनको सब मिल जाता है। वहाँ हमारे पास में गांधी भवन, हिंदी भवन जैसी संस्थाएं हैं जिनमें उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। तो बच्चियों को सबसे ज़्यादा लाभ इसका मिला है। हमारी कोशिश है कि ये जो सारी जानकारी है इसका डिजिटाइजेशन करा के इसको ऑनलाइन कर दिया जाए। उसमें भी बड़ा भारी सहयोग गौड़ साहब के राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिया है। करीब मेरी समझ 3 लाख पन्ने तो इन्होंने डिजिटाइज करवा दिए, अब तक 7 लाख पन्ने हो चुके हैं, लेकिन ये संख्या बहुत बढ़ेगी। कोशिश कर रहे हैं कि जब 25 लाख पन्नों का डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो इसे हम लोग ऑनलाइन कर देंगे, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए विद्यार्थियों को, शोधकर्ताओं को, रचनाकारों को, पत्रकारों को इसका लाभ मिल जाएगा। कुछ किताबों के बारे में बात हुई, इसमें भी बड़ा दिलचस्प किस्सा होता है। इतिहास के लेखकों को कभी ये मुगालता नहीं पालना चाहिए कि ये पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि कब कौन सा नया तथ्य सामने आ जाए तो धारा बदल जाती है। हम लोग खुद अपनी किताबें उलटते पलटते जैसे सारा संशोधन करते रहते हैं और बड़ा इसमें सहमतियाँ मिलती हैं, असहमतियाँ मिलती हैं। अरविंद जी ने हमारे एक उस पर टिप्पणी लिखी थी पहला संपादकी पर, तो हमने उस दृष्टि से फिर पढ़ना शुरू किया था। हमको खुद अब समझ में आ गई तो 3-4 जगह गलतियाँ हो गई हैं, तो ये चलता रहता है सिलसिला। तो वो किताबें भी असल में सपने संग्रहालय के कारण ही संभव हो सकी हैं, क्योंकि अब जिसे कहते हैं ना प्राइमरी सोर्स, और प्राइमरी सोर्स सपने संग्रहालय में मौजूद है। मक्खनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जिक्र जरूर मैं करना चाहूँगा। चाहे राजेंद्र माथुर हों, प्रभात जोशी हों, इन सब की बड़ी कृपा रही है सपने संग्रहालय पर। मुझे भी बड़ा स्नेह मिला। और अच्युता जी, पंडित अच्युतानंद मिश्र, वो मक्खनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के 5 वर्ष तक कुलपति रहे। पहले ऊपर डीजी कहलाता था महानिदेशक, बाद में कुलपति का हो गया। तो जब वो आए उनके दिमाग में एक योजना चल रही थी कि आज़ादी के बाद की पत्रकारिता पर कुछ शोध परक काम होना चाहिए और इसका दस्तावेजीकरण हो जाए। तो पहली बार उन्होंने हमारे पास सूचना भेजी कि आप इसमें डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल लें, क्योंकि हमारा नाम उन्हें डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने सुझाया था कि ये काम वहीं बैठा आदमी कर सकता है जो 25 साल से इस काम में लगा हुआ है। लेकिन मेरे मन में एक दुविधा थी। दुविधा ये थी कि जिस जूरी ने मिश्र जी का चयन किया था उसका एक सदस्य मैं भी था। तो मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं हो जाए कि मैंने कुलपति चुन लिया और उसका, तो एक तो ये दुविधा थी। और दूसरी दुविधा ये थी कि हम लोग उसे अच्छा माने बुरा माने, लेकिन एक तरह की ईगो जो संपादक रहता है उसके मन में एक तरह की ईगो डेवलप हो जाती है, वो किसी दूसरे के अधीन काम नहीं कर पाता है। ये बड़ा एक संकट है। तो मुझे ये भी था कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो रहे, तो एक काम 2 लोग नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति करेगा। तो मिश्रा जी ने कहा कि नहीं, ये ऐसा काम है जो आप ही कर सकते हो। फिर उन्होंने कृष्ण बिहारी जी से का उल्लेख भी किया और फिर कहा कि इस काम में दूसरा कोई आदमी दखल नहीं करेगा, आप जो कर दोगे वो फाइनल। वो भी एक मिला उसमें, लेकिन फिर सीखने को मिला। और सीखने को ये मिला, करीब 500 लोगों के साथ काम किया वो 5 साल में, क्योंकि हर आदमी का काम करने का अंदाज अलग होता है, उसकी भाषा और शैली अलग होती है, तो ये उसके सरोकार अलग होते हैं। तो 500 लोगों के साथ काम करते करते सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमने बहुत कुछ सीखा। तो वो भी मेरा एक शिक्षण और प्रशिक्षण का काल रहा। इस तरह जो कुछ इतने बीच में कर सके वो हम लोगों ने करने की कोशिश की। आगे भी कोशिश ये है कि उसका एक ऐसे स्वरूप का निर्धारण किया जाए, क्योंकि हम भी अब 75 साल के हो गए। अभी तक तो मंगला जी हमारे साथ बहुत तेज़ी से काम कर रही थी, लेकिन शिथिलता और उम्र बोलती है। तो अब ये ढूंढ रहे हैं कि इनके स्थान पर कौन करेगा, उसकी तैयारी कैसे हो। तो कोशिश ये है कि, क्योंकि संस्थाओं के बारे में यही माना जाता है कि व्यक्ति चला जाता, संस्था शिथिल होती है। लेकिन गुरु जी कहते थे कि ऐसा कोशिश करना कि व्यक्ति तो आज है कल नहीं होगा,
संस्था का कोई क्षय नहीं होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए, और उसमें किसी तरह का बाधा व्यवधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्था बनाना जितना आसान होता है उससे उतना ही कठिन होता है उसके संचालन की और उसके चलते चले जाने की व्यवस्था कर पाना। अब हमारे इस समय हमारा एक लक्ष्य ये भी है कि हमारे बाद जो लोग उसको चलाएंगे उनकी अच्छी तैयारी हो जाए, जिससे कि सुरक्षा भी बनी रहे, जिन्हें ज़रूरत है जिज्ञासु जनों को उन्हें सप्रे संग्रहालय का पूरा लाभ भी मिल जाए, और ये जो राष्ट्रीय बौद्धिक धरोहर है इसका किसी तरह से क्षय भी ना हो। जैसे मान लीजिए आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन, समाज सुधार के आंदोलन, ये किताबों में नहीं मिलेंगे, और अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड में तो वो सारी धाराएं वही लगती जो अपराधियों पे लगती हैं। तो उसका वास्तविक यदि कोई वृत्तांत मिलता है तो भारतीय भाषा की पत्रिकाओं में मिलता है, और इसलिए समकालीन पत्र पत्रिकाओं का बहुत ज़्यादा महत्व भी है, उसकी दृष्टि से भी बचाना जरूरी है। लेकिन एक बार फिर मैं ये बात कहता हूँ कि इसमें मैं निमित्त हूँ। भारत में बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया है, जिन्होंने बड़े भरोसे के साथ अपने घर की सारी विरासत और धरोहर हमको सौंपी। राम बहादुर राय जी जैसे लोग, एक किसी किताब में नहीं, मैंने तो पहले नहीं देखा था कि किसी किताब की पर समीक्षात्मक टिप्पणी संपादकीय के रूप में छपी जाए। वो प्रथम प्रवक्ता नाम के उस समय संपादक थे राय साहब, उसमें छपी। अब हम लोग स्वयं उस किताब का नए सिरे से उसका पुनरीक्षण करने वाले हैं, उसका विस्तार भी होगा, उसका मैं परिमार्जन और परिवर्धन भी होगा, और उसकी भूमिका लिखने के लिए तो मैंने राय साहब से अनुरोध भी किया है। मुझे लगता है मेरे हक में जो है, मेरे हित में या मेरे पक्ष में जो बात है, वो आप सबका भरोसा और स्नेह है, और कई बार उसमें अतिरेक भी हो जाता है, जैसा अतिरेक कृपाशंकर जी ने किया है। मेरी उपलब्धियाँ उतनी बड़ी नहीं जितनी उन्होंने दर्शा दी। इन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, जो जब ये वर्धा यूनिवर्सिटी की तरफ से ही बनाई, वो ज्ञान तीर्थ सप्रे संग्रहालय। तो शुरू में इनकी इच्छा थी कि हमारे ऊपर बनाएं, हमारे यहाँ भोपाल दूरदर्शन ने भी कोशिश की थी, तो मैंने कहा मेरे ऊपर तो नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ। सप्रे संग्रहालय पर आप यदि करो तो स्वागत है, क्योंकि जब सप्रे संग्रहालय का नाम होगा तो एक आध चाहे कहीं मेरा नाम अपने आप हो जाएगा, तो मेरे ऊपर करोगे तो अन्याय हो जाएगा। न्याय सप्रे संग्रहालय के साथ करिए। और वही भावना मेरे मन में आज भी है, और उसी भावना के साथ विदा भी लेना चाहता हूँ, और एक बार आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास लेखन में, उसको संजोने में, इंस्टीट्यूशन का रूप देने में उनका काम पूरे देश में लैंडमार्क है। आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद की पत्रकारिता, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता, देशज पत्रकारिता, भाषाई पत्रकारिता पर अनमोल ज्ञान कुंज है सप्रे संग्रहालय। पर श्रीधर जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है, अनेक काम इन्होंने किया। माधवराव सप्रे संग्रहालय की स्थापना, उसके साथ आप सोचें कि उसकी परिकल्पना, इतने सालों तक उसको कैसे संचालित करना है, निजी प्रयासों से, निजी इनिशिएटिव से लगातार उसे समृद्ध करना, ये वाकई असाधारण काम है। इसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी जी के पत्र कर्मवीर का प्रकाशन श्रीधर जी ने शुरू किया। इतने दशकों से वह आंचलिक पत्रकार पत्रिका निकाल रहे हैं। 2 खंडों में भारतीय पत्रकारिता कोष तैयार उन्होंने की। फिर आपने सुना कि आज़ादी के बाद की हिंदी पत्रकारिता को, भाषाई पत्रकारिता को केंद्र में रखकर लगभग 75 से अधिक पुस्तकें उनके मार्गदर्शन में तैयार हुई। तो इस तरह उनकी सक्रियता, दरअसल हमारे यहाँ माना गया है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनके जीवन में कर्म साधना की तरह होता, और श्रीधर जी का संकल्प और उनके जीवन की साधना का प्रमाण है ये सारी चीजें। इस पुस्तक में उनके व्यक्तित्व पर अनेक महत्वपूर्ण लेख हैं, और मेरे 2 जिन लोगों का बड़ा स्नेह मिला, जैसे आदरणीय राय साहब का भी मिलता है उसी रूप में आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र जी का। लंबे समय तक कलकत्ता में मेरा रहना हुआ, लेकिन उसके पहले से और उसके बाद तक उसी रूप में आदरणीय नारायण दत्त जी का बहुत दशकों का संबंध मुझसे निजी तौर पर रहा। आदरणीय नारायण दत्त जी ने जो लेख हमारे श्रीधर जी पर लिखा है उसका कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नारायण दत्त जी मूलतः
कन्नड़ भाषी हम कह सकते हैं, पर उनका परिवार एक तरह से मूल रूप से तेलुगु भाषी था। पर दक्षिण भारत की शायद कोई भाषा हो जिसे वो ना जानते हो। उनका ननिहाल तमिल उस वजह से वो जानते थे, मराठी, गुजराती, मैं इतना शब्दों के बारे में और बाकी भारतीय मनीषा, चिंतन, संस्कृति, गांधीवादी आंदोलनों पर इतना ज्ञान समृद्ध व्यक्ति जीवन में मैंने दूसरा नहीं देखा। और वह भारत के लीजेंडरी पत्रकार भी रहे एक रूप में, और इंदिरा जी के समय उनके प्रेस सलाहकार रहे। एच.वाई. शारदा प्रसाद जी के छोटे भाई थे। उनके यहाँ लगातार मेरा अंत तक आना जाना होता था, वह भी हम जहाँ रहे वो आते थे। उनके यहाँ जितने मतलब दुर्लभ पुस्तकों का संग्रहालय था, तो हम लोग भाई साहब उनको कहते थे। हमने कहा भाई साहब ये पुस्तकें तो हम लोग को दिया करिए पढ़ने के लिए। बहुत सारी उन्होंने नवनीत के पुराने अंक हमें दिए हैं। उनकी जितनी सारी पुस्तकें थी उनके कमरे में बेंगलोर में, लंबे समय तक वो बम्बई में रहे, जिसमें दोनों भाई पहले रहते थे, एच.वाई. शारदा प्रसाद जी और वो। उसके बाद वो चले गए बेंगलोर और अकेले रहते थे। वो सारी पुस्तकें उन्होंने श्रीधर जी को दी। उन्होंने लिखा क्या है सप्रेस संग्रहालय के बारे में, जरूर पढ़ना चाहूँगा मैं, ताकि उसके महत्व को हम लोग समझ सके। कितना बड़ा काम श्रीधर जी ने किया है। लिखते हैं आदरणीय नारायण दत्त जी, हिंदी भाषी संसार ऐसे विशाल संग्रह की आवश्यकता दीर्घकाल से अनुभव कर रहा था, जहां हिंदी की तमाम न सही लेकिन सभी उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाओं के अंक क्रमबद्ध रूप से सुरक्षित रखे जाते हों। हिंदी की केंद्रीय संस्थाओं से इसकी आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पत्रकारिता उनका मुख्य सरोकार नहीं थी। यह काम पत्रकारों को ही करना था। पत्रकारों की ओर से एक तो व्यक्तिगत प्रयत्न इस दिशा में हुए भी थे, जैसे हैदराबाद में श्री वेंकटलाल ओझा का हिंदी समाचार पत्र संग्रहालय और पटना में श्री रामजी मिश्र मनोहर का संग्रहालय। किंतु ये उनके निजी प्रयत्नों के फल थे, निजी संपत्ति भी। सन 1984 में श्री विजयदत्त श्रीधर और उनके लगनशील साथियों ने भोपाल में माधवराव सप्रेस संग्रहालय समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना करके इस आवश्यकता की पूर्ति का सुनियोजित प्रयत्न आरंभ किया। सही समय, सही स्थान और सही व्यक्तियों का मिलाप कितना फलदायी होता है, इसकी प्रतीति आज माधवराव सप्रेस संग्रहालय पर बनी संग्रहालय की तिमंजिली इमारत, उसमें वैज्ञानिक पद्धति से सुरक्षित रखी सैकड़ों नई पुरानी पत्र पत्रिकाओं की फाइलों, दत्चित्र होकर उनका अध्ययन करते जिज्ञासु पाठकों और शोधार्थियों, उनकी सहायता के लिए सन्नद्ध कार्यकर्ताओं और उपकरणों को देखकर होती है। यह हिंदी और मध्य प्रदेश के लिए अभिमान करने की बात है कि देश की किसी अन्य भाषा में, किसी अन्य राज्य में इसके जोड़ का दूसरा संग्रहालय नहीं है। राष्ट्रपति ने इस वर्ष श्रीधर जी को पद्मश्री अलंकरण प्रदान करके इसके राष्ट्रीय महत्व पर स्वीकृति की मुहर लगाई है। यह हम सब उनके लिए तृप्ति की बात है। मैं एक और निजी बात आपको बताऊं, आदरणीय कृष्ण बिहारी जी वह बहुत यात्रा भीरू थे। यात्रा उन्हें बहुत अप्रीतिकर लगती थी, बल्कि भारत सरकार ने जब उन्हें पद्मश्री दिया तो लास्ट तक मुझे कहा कि मैं आऊँगा, आपके यहाँ रहूँगा भी। 2 दिन पहले उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। फिर नारायण दत्त जी से बड़ा उनका निजी संपर्क रहा अंत के दिनों में, और बड़ा वह आत्मीय संपर्क बना। तो दोनों व्यक्ति ने योजना बनाई कि कैसे हम साथ भोपाल पहुँचें, और दोनों व्यक्ति साथ भोपाल आपके यहाँ उस संस्थान में उसके कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र जी का भी लेख बहुत सुंदर है, पर मैंने जैसा बताया कि इस तरह की संस्था को खड़ा करना व्यक्तिगत स्तर पे हमारे यहाँ, हमारे देश में निजी स्तर पे प्रयास करके इस तरह के काम को करना सचमुच बहुत प्रेरक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा का उदाहरण हमेशा बना रहेगा। पुस्तक में और बहुत लोगों को लेख हैं। आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी, मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं, लेकिन उनका मैं पाठक हूँ। अद्भुत साहित्य और उनकी निजी डायरियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक जिज्ञासु की तरफ पढ़ा है। आदरणीय राय साहब का लेख बहुत सुंदर, बड़ा विस्तार से है। इसमें आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी का है, सचिदानंद जोशी जी का है, हमारे मित्र हैं, अब नहीं है इस दुनिया में, भाई रमेश नैयर जी का बहुत सुंदर इसमें लेख है श्रीधर जी पर।
पर एक लेख बड़ा मुझे मार्मिक लगा, उनसे भी मेरा निजी संपर्क रहा और मैं जहाँ जहाँ काम किया उनसे आग्रह करता था लिखने के लिए। अमृतलाल बेगड़ जी का, मेरे बड़े बहुत नर्मदा पर इतने सजीव यात्रा वृतांत और चीज़ें लिखने वाले अद्भुत व्यक्ति, और शायद कितनी 28 बार उन्होंने यात्रा की नर्मदा की, विलक्षण व्यक्ति। वो पढ़े थे शांति निकेतन में, और उन्हें वो जो बड़े चित्रकार जी नंदलाल बोस जी के साथ हो रहे थे, वो बढ़िया चित्रकारी भी करते थे, तो खुद वो चित्रकारी करके बहुत चीज़ें मुझे भेजा करते थे। उनका एक लेख है श्रीधर जी पर, मैं उसके बारे में बहुत कह नहीं पाऊँगा, किस तरह श्रीधर जी का समर्पण है, उस लेख को पढ़िए। उसमें एक उदाहरण है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन से, द शो मस्ट गो ऑन। मैं सचमुच किस तरह की साधना, तप, त्याग, समर्पण और संकल्प हमारे श्रीधर जी का रहा है, यहाँ पढ़ेंगे तो निजी जीवन में बहुत इससे प्रेरणा मिलेगी। बहुत मैं ये भी बताना चाहूँगा कि श्रीधर जी के कुछ लिखे बड़े महत्वपूर्ण आलेख भी इसमें हैं, इस पुस्तक में, जिसमें लोकमान्य तिलक पर, गांधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधवराव सप्रे, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजेंद्र माथुर, नारायण दत्त जी जैसे लोगों की पत्रकारिता पर, पत्रकारिता में उनके योगदान पर बहुत विस्तार से लिखा है हमारे श्रीधर जी ने। गुटेनबर्ग के जब 600 साल पूरे हुए तो श्रीधर जी ने भी उन पर लेख लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण लेख है। तो आप समझ सकते हैं कि श्रीधर जी ने किस व्यापक तौर तरीके से चीज़ों को देखा, किया, और उनका योगदान कितने हर अलग अलग क्षेत्र में बहुआयामी है। निश्चित तौर से उनका योगदान बहुत प्रेरित करेगा, और यह पुस्तक बहुत बड़ा काम हमारे कृपा जी ने किया है। यह उन्होंने आने वाली पीढ़ियों पर कृपा की है कि यह पुस्तक उन्होंने श्रीधर जी पर संपादित की। मेरे मन में ये पुस्तक पढ़ते हुए एक सवाल बार बार खड़ा होता है, और किसकी उपयोगिता इन चीज़ों की क्या, इन संस्थाओं की उपयोगिता क्या है अंततः। मैं अंत में वही बात कहना चाहूँगा, हमें निजी तौर पे ऐसा लगता है कि आज दुनिया जिस मुकाम पर खड़ी है वो शायद उसका एहसास हम हिंदी पट्टी में बहुत लोगों को या देश में बहुत अच्छी तरह करा नहीं पा रहे हैं। और यह मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने 14 के बाद बड़ी तैयारी के साथ यह देश में काम इन चीज़ों पे कर रही कि देश जाने। टेक्नोलॉजिकली दुनिया उस छलांग लगाने के किनारे पर है जिसकी कल्पना आज के पहले दुनिया ने कभी की नहीं थी। 1 साल के अंदर कितनी चीज़ें बदली हैं, आप इस रूप में समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धमक ने दुनिया को स्तब्ध किया है। हमारे समय के जो बड़े विचारक, चिंतक दुनिया में माने जाते हैं, युval हरारी से लेकर अनेक, और जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं इंक्लूडिंग एलन मास्क को, अगर उन सब ने 3-4 महीने पहले आपने देखा हो अपील की सैकड़ों और हजारों लोगों ने कि इस प्रयोग को बंद करिए। अगर नहीं कर सकते तो दुनिया का स्वरूप आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। तो जो व्यक्ति मूल रूप से इस खोज के पीछे अगर एक नाम अगर कहेंगे जिनका सबसे बड़ा योगदान इसमें है, सैम अल्टमन, 38 वर्ष का अमेरिकी नौजवान। 2019 में जब उस व्यक्ति ने जैसे उस व्यक्ति की कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन की पूंजी लगाई, जिसे आप स्टार्टअप कहते हैं, उसमें $1 बिलियन की पूंजी लगाई। आज शायद $13 बिलियन की पूंजी उसमें लगी है। $1 बिलियन शायद 5,000 करोड़ से कुछ अधिक का होता है। तो उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस व्यक्ति से इंटरव्यू किया, न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने, कि ये जो प्लेटफॉर्म ऑफ चैट जीपीटी का जो इजाद कर रहे हैं, ये क्या, इसका महत्व क्या है। तो मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बताऊं कि जो मैं उस इंटरव्यू को अभी हाल में पढ़ा, जब 2-3 महीने पहले पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी, इंक्लूडिंग अमेरिका के सीनेट के लोग, कानून बनाने वाले उनको बुलाकर पूछने लगे, बड़े पैमाने पर दुनिया में इसको लेकर के बहुत वो है, बेचैनी है। तो उस इंटरव्यू को अपने यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स ने उसके बारे में फर्स्ट पेज पर छापा अप्रैल के किसी महीने में। तो मैंने पुराने इंटरव्यू को 19 के निकलवाया कि उस व्यक्ति ने क्या कहा। 4 चीज़ें उसने उस इंटरव्यू में कही, न्यूयॉर्क टाइम्स के 19 में, जब वो आदमी इस पर काम कर रहा था। पूछा न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने कि आपके इस इजाद का क्या असर होगा।
तो पहला उत्तर उसका व्यक्ति का था कि ये दुनिया को बाध्य कर लोगों से उनके मन के विपरीत काम कराने की क्षमता या ताकत ये प्लेटफॉर्म रखता है। दूसरी बात कही कि ये दुनिया को विकास के उस मुकाम पर, ये दुनिया को भोग संपत्ति और प्रगति के उस शीर्ष पर पहुंचाने की क्षमता रखता है जो उसके पहले किसी इंसान ने या दुनिया ने कल्पना नहीं की होगी। वो पढ़ते हुए मुझे नचिकेता का प्रसंग आया जब यम कहते हैं कि दुनिया के सब भोग सब संपदा ले जाओ पर मत पूछो सवाल। उसी रूप में उसने कहा कि ये संपत्ति, ये भोग, ये प्रगति का वो अवसर, ये इंस्ट्रूमेंट दुनिया को देगा जिसकी कल्पना कोई इंसान आज नहीं कर सकता। तीसरा कहा कि ये वो अफवाह भी फैला सकता है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चौथा कहा कि इतिहास के क्रम में जो बड़े बड़े अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधानों ने दुनिया पर जो असर डाला है, उस दृष्टि से इस अनुसंधान को आप कैसे देखते हैं। तो कहा कि 1945 में जो पहला परमाणु विस्फोट, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट, कहा उसने कि अमेरिका का जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, उसका जो संसार पर असर पड़ा, उस असर के बराबर हमारा, उस असर से भी अधिक असर डालने वाला हमारा ये प्लेटफॉर्म होगा ChatGPT का। तब वही आदमी इसका अनुसंधान कर रहा था, अब तो कई लोग कर रहे हैं। उस वक्त एलन मास्क को अगर सबने कहा था ये खतरा है, आज भी वो लोग कह रहे हैं, पर सब इजाद करने में लगे और दुनिया में सबसे अधिक पूंजी अभी उसी की खोज में लग रही। तब अब इतिहास में उस प्रोजेक्ट का अमेरिका का क्या महत्व था याद करें तो 45 में अगर वो परमाणु बम नहीं इजाद हुआ होता तो मित्र देशों को कामयाबी नहीं मिलती। वो जो जापान पे बम गिरा उसका असर हुआ, आप जानते हैं, उसका बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ओपेनहाइमर पर फिल्म भी उसमें बनी उसी प्रकरण में। तो आज दुनिया उस मुकाम पर खड़ी है और टेक्नोलॉजी की प्रगति को मुझे लगता है कि अब तक जो भी हम सब देख पाए इतिहास में कोई रोक नहीं सका, उसका असर पड़ता है। वो सबके सावधान करने के बाद, कहने के बाद भी उस पर सबसे अधिक पूंजी दुनिया में आज लग रही है, क्योंकि सबको डर है कि हम उसमें पीछे छूट गए तो दुनिया हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ वर्षों पहले पुतिन ने कहा था कि AI पर जो रूल करेगा वो दुनिया में वो रूल करेगा। ऐसे दौर में मशीन के इंसान पहुंच रहा है, तब ये चीज़ें क्या करेंगी जो श्रीधर जी और जैसे लोगों ने मतलब ये जो हमारे वो हैं। इसी क्रम में मैं कुछ दिनों पढ़ा कि ऑस्ट्रिया के एक विश्वविद्यालय में ये प्रयोग हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर से संचालित जो विधा है, तो ये जिस रूप में काम करता है कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट इसका एक सिस्टम है। मैं बहुत टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, जो मैं एक सामान्य दृष्टि से समझ सका हूँ कि जो इनपुट है आउटपुट उसी पर बेस्ड होगा। तो इसमें क्या वहाँ अध्ययन हो रहा है कि भारतीय वेदों में, शास्त्रों में, मीमांसा में लॉजिक्स जो डेवलप हुए हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म दिया जा सकता है क्या, कि उससे ये चीज़ें कंट्रोल हो सके। तो ये जो हमारे धरोहर हैं, ज्ञान का धरोहर है, हमारे जो मूल्य हैं, जो इन शास्त्रों में, जो माधवराव सप्रे जैसे संस्थानों में संग्रहित हैं, निश्चित रूप से उस दौर में समाज को दिशा देने का काम, समाज को वैल्यूज पर ले जाने का काम, समाज पूरी तरह से यंत्रकृत ना हो जाए, उसका उपाय वेस्ट के पास नहीं है। अगर ऑस्ट्रिया में यह प्रयोग हो रहा है, भारत में कहें तो भारत के लोग शायद तत्काल उसका विरोध करें, और संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जा रही। तो शायद वो दौर आएगा जब इस तरह के संग्रहालयों का, संस्थानों का, जिनमें बड़े काम हुए हैं, आपने सुना सप्रे जी ने किस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर के और हमारे द्वारिका प्रसाद मिश्र और कैसे सेठ गोविंद दास जैसे रत्नों को दिया। तो ये जो इनमें जो मूल्य थे, मनीषा थी, जो प्रतिभा थी, और वो ज्ञान जो आपने एक जगह एकत्र किया है, निश्चित रूप से आने वाले इस दौर में इनका इसी रूप में उपयोग होगा। इसलिए इन चीज़ों को जो हमारे श्रीधर जी ने जीवन संकल्प लगा करके इस रूप में सींचा, खड़ा किया और बनाया है, उसका आने वाले समाज में वह एक रोशनी की तरह काम करेगा, ये मेरा यकीन है। उन पर पुस्तक लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आकर सचमुच बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों
के जीवन कर्म आने वाली पीढ़ियों में भी बच्चों को प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपाशंकर चौबे जी ने हमारे लिए व्यास की भूमिका में ये काम किया है विजयदत्त श्रीधर जी पर। इन्होंने जो संग्रहित किया है, अगर नहीं करते तो ये बातें खो जाती, जिसके बारे में हरिवंश जी ने बहुत विस्तार से बताया। और मैं ये कहूँगा कि हरिवंश जी ने भी कहा और मैं भी कहूँगा कि ये हम लोगों पर इनकी कृपा है। लेकिन आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके पहले ही मैं कृपा जी से क्षमा मांग लेता हूँ, नहीं तो इनकी कृपा मेरे ऊपर नहीं रहेगी और फिर मैं कहीं नहीं रहूँगा। पुस्तक के शीर्षक पर मेरी घोर आपत्ति है। यहाँ अनेक भाषा शास्त्री हैं, किताबों के रचयिता हैं, परंतु मैं अभी इस के बाद पूछूंगा, परंतु शिनाख्त जो शब्द है, विजयदत्त, श्री विजयदत्त श्रीधर शिनाख्त, ये जो शिनाख्त आपने चुना है, मुझे लगता है कि आपने उचित नहीं किया है, क्योंकि जो लोग आंदोलनों से जुड़े हुए हैं रहे हैं उनको मालूम है कि शिनाख्त किसकी की जाती है। शिनाख्त तो मुजरिम की जाती है। अगर आप विजयदत्त श्रीधर जी को पत्रकारिता का मुजरिम मानते हैं तो फिर तो शिनाख्त शीर्षक ठीक है, लेकिन किताब के शीर्षक से किताब में जो है उसका कोई संबंध नहीं है। आपने जो फिल्म बनाई है उसी का नाम रख देते, या विजयदत्त श्रीधर जी ज्ञान के भंडार हैं, कई शीर्षक मैं सुझा सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये पुस्तक के कई संस्करण निकलेंगे और तब शायद शिनाख्त की जगह कोई उचित शब्द कृपाशंकर जी खोजेंगे, और किस मूड में उन्होंने शिनाख्त रखा ये तो आप ही बताएंगे। मैं ये मानता हूँ कि इस पुस्तक का यहाँ लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसके लेखों की पर। इसमें जो सामग्री है विजयदत्त श्रीधर जी का लिखा हुआ है, चिट्ठियाँ हैं जिसके बारे में बहुत विस्तार से हरिवंश जी ने बताया। और सचमुच माधव सप्रे संग्रहालय ऐसा एक संस्थान बना है जिसकी कल्पना हिंदी क्षेत्र में करना मुश्किल है। आप दिल्ली को ही अगर देखें तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार ने बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार को इस दृष्टि से अगर आप देखें कि क्या आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी नेता ने दिल्ली में कोई ऐसा संस्थान बनाया जिस संस्थान में इतिहास छिपा हो, जिस संस्थान में ज्ञान छिपा हो, जिस संस्थान में लोग अपने आप चल करके और पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जानने के लिए पहुँचें, तो एक भी संस्थान नहीं है। हाँ, आज जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो ज़रूर ऐसा है, लेकिन उसमें वो किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है, भारत सरकार का योगदान है, और वो उसकी तो अलग एक कहानी है। लेकिन पुराना केजी मार्ग और आज कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक कोने में भारतीय विद्या संस्थान है जिसे के.एम. मुंशी ने स्थापित किया। उसका मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन यहाँ भी है। और वो भारतीय विद्या संस्थान एक व्यक्ति के प्रयास का एक ऐसा संस्थान है जो आज भी आपको अगर प्रोफेसर R.C. मजुमदार का साहित्य या R.C. मजुमदार के फ्रीडम स्ट्रगल को जानना हो, उनकी किताब जो मोटा ग्रंथ है
या पूरा का पूरा वो सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जो 11 वॉल्यूम भारतीय विद्या भवन ने छापा है, या आज भी उसमें काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माधव सप्रे संग्रहालय की तुलना की जाए किसी से, कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है भारत में जिसकी तुलना माधव सप्रे संग्रहालय से की जाए। हाँ, भारतीय विद्या भवन एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, ऐसे अनेक संस्थान हो सकते हैं। तो इस मायने में माधव सप्रे संग्रहालय अनूठा है। और जब माधव सप्रे संग्रहालय बन रहा था तो प्रभास जी हम लोगों को बताते थे, फिर उन्हीं के साथ जा कर के और संग्रहालय को देखने का अवसर भी मिला। तो विजयदत्त श्रीधर जी की अब जो चिंता है, अब निर्माण के बाद उसके संरक्षण और उसके भविष्य में भी वो चलता रहे, इसकी चिंता है। वो हम सब लोगों की चिंता है और ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ।